नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोग का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह पहले हमें अपना चैप्टर याद रखना है। हमारा चैप्टर क्या है बच्चे? कृषि। तो चलिए जरा पिछली क्लास की मैं कुछ बात याद दिला दूं। बच्चे, मैं आपको पिछली क्लास में ये बता रहा था कि हमें भारत में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार की जरूरत है, उसके अभाव में कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। फिर मैंने ये भी बताया था कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या जो है वो खुद एक चुनौती है, क्योंकि 60% से अधिक आबादी जो है किस पर निर्भर है बच्चे? वो कृषि पर निर्भर है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। याद रखिएगा बच्चे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संस्थागत सुधार के कई प्रयास किए गए। इस बात को सभी बच्चे हमें याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद संस्थागत सुधार हुए। तो हमें सबसे पहले समझना है कि ठीक है, स्वतंत्रता के बाद क्या क्या संस्थागत सुधार हुआ। तो पहले उसमें एक सुधार हुआ बच्चे, पहला चकबंदी। क्या किया गया? भारत सरकार ने क्या किया? चकबंदी। बच्चे, चकबंदी का मतलब होता है कि जो जोत की भूमि होती है उसको एक आकार में टुकड़ों में पैक बनाना। क्लियर है बच्चे? ठीक है, चकबंदी किया गया। ओके, तो पहले हमने क्या किया? चकबंदी भी किया। उसके बाद सहकारिता की बात की गई, यानी मिलजुल कर खेती करना। तो चलिए, चकबंदी भी हुई, सहकारिता भी हुई। देख सकते हैं ये सब संस्थागत सुधार थे बच्चे। क्लियर है? तो चकबंदी हुई, फिर हमने देखा सहकारिता हुई। फिर याद रखिएगा कि जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया गया। फिर क्या किया गया? जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया गया, खत्म किया। ठीक है, तो बच्चे हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में भी कई तरह के संस्थागत सुधार किए गए। उसमें जो संस्थागत सुधार था उसमें चकबंदी की गई, भूमि को चक में मतलब एक एक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि उस पार्ट्स पे अच्छे से खेती हो सके। चकबंदी की गई, सहकारिता की गई। सहकारिता का मतलब है एक समूह और एक समुदाय ने मिलकर खेती की। फिर जमींदारी व्यवस्था को भी क्या किया गया? खत्म किया गया, समाप्त किया गया। और बच्चे याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो भारत सरकार योजनाएं बनाती हैं, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार क्या था? हमारा मुख्य लक्ष्य था। इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार क्या था बच्चे? लक्ष्य था। इसका मतलब हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही भूमि सुधार की बात कर दी थी। भूमि सुधार का मतलब है कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है बच्चे, उनसे ज़मीनें ले करके गरीब लोगों के में उतनी ज़मीनों को क्या करना है? बांट देना है, ताकि सभी में कृषि भूमि का समान रूप से क्या हो जाए? वितरण हो जाए। तो देख सकते हैं बच्चे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार को ही क्या बनाया गया? हमारा मुख्य लक्ष्य बनाया गया। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा बच्चे, क्या है कि भारत में पुश्तैनी व्यवस्था चलती है। पुश्तैनी व्यवस्था का मतलब क्या है कि पिता का जो अधिकार के जमीन है वो उनके पुत्रों में बटेगी, फिर पुत्रों के अधिकार की जमीन उनके पुत्रों में बटेगी। तो क्या हुआ बच्चे कि पुश्तैनी अधिकार के कारण जमीन तो टुकड़ों में बट रही थी, इसलिए चकबंदी भी क्या थी? बहुत ही जरूरी थी। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि पुश्तैनी अधिकार के कारण टूटती जमीन की चकबंदी अनिवार्य थी। क्योंकि बच्चे जैसे जैसे लोग आगे बढ़ेंगे, पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी, तो जमीन थोड़ी बढ़ेगी। अब जो जमीन है उसी के टुकड़े बढ़ते रहेंगे। तो अगर इसी तरह से जमीन के टुकड़े बढ़ते ही चले गए तो जमीन तो बहुत छोटी हो जाएगी। इसीलिए पुश्तैनी अधिकार के कारण भी ये हमारे लिए जरूरी था बच्चे कि जो टूटती हुई जमीन मतलब जो जमीन टुकड़ों में बट रही थी उस जमीन की चकबंदी करना बहुत ही क्या थी? जरूरी थी। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि भूमि सुधार कानून लागू बने, बहुत से भूमि सुधार कानून भी बने, पर लागू करने में ढील हुई। ये हमने फिर गलती हो गई बच्चे। याद रखिएगा कि भूमि सुधार पर कानून बने, भूमि सुधार पर कानून भी बने, भूमि सुधार पर कानून बने,
लागू में ढील रही। इसका मतलब है कि हमने कानून तो बना लिया, पर जब उसे लागू करना था तो उस लागू में हमने सही से नहीं किया। उसमें क्या रह गई, उसमें बच्चे ढील रह गई, सही से वो लागू नहीं हो पाई। और याद रखिएगा 1960 और 1970 के दशक में सरकार ने कई भूमि सुधार कार्य भी किए हैं। इस बात को भी हमें याद रखना है। 1960 और 1970 के दशक में कई कार्य भी किए, कई सरकार ने क्या किए बच्चे, कई कार्य किए। तो याद रखिएगा कि 1960 और 70 के दशक में यह भी देखा गया कि भूमि सुधार के लिए, खेती के लिए, भूमि के लिए क्या किया गया बच्चे, कई कार्य भी किए गए। पूरी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि अभी भी व्यवस्था उतनी डेवलप नहीं हुई। अब क्या हुआ कि सरकार ने पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की भी शुरुआत की। पूरी बात समझ में आई? पहले मैं इसे मिटा दूं बच्चे, आप ये सीख चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि और सरकार ने क्या क्या किया। याद रखेंगे बच्चे, पैकेज टेक्नोलॉजी पर हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जिसे बच्चे हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया। याद रखिएगा कि पैकेज टेक्नोलॉजी के आधार पर फिर भारत सरकार ने किसकी शुरुआत की बच्चे? तो भारत सरकार ने की हरित क्रांति, यानी अनाज उपजाने की क्रांति, और दूसरा मैंने क्या कहा बच्चे, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, यानी दूध की क्रांति। इसका मतलब है अनाज के उत्पादन और दूध के उत्पादन पे पूरे तरीके से क्या किया गया, ध्यान दिया गया। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि ये कुछ क्षेत्र तक ही सीमित था। यहाँ पर ये गलती हो गई कि ये जो थे कुछ प्रदेशों तक सीमित थे। यही हमें फिर प्रॉब्लम रही बच्चे कि ये कुछ प्रदेशों तक क्या थे, सीमित थे। इसका मतलब है कि ये सभी को इसका लाभ नहीं पहुंचा। हमने देखा कि पैकेज टेक्नोलॉजी पर जो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी वो भारत के कुछ ही भाग तक सीमित रहे। और याद रखिएगा 1980 और 1990 के दशक में फिर व्यापक विकास भूमि कार्यक्रम भी शुरू किया गया। यानी ये सबको लाभ नहीं मिला, कुछ प्रदेश तक सीमित थे, सबको लाभ नहीं मिला। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि सबको लाभ नहीं मिला। फिर 1980 और 1990 के दशक में व्यापक का मतलब क्या होता है बच्चे, बड़े पैमाने पर व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। तो हमने ये देखा किए गए कि 1960 और 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम भी क्या किए गए बच्चे, शुरू किए गए, ताकि भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो। और याद रखिएगा कि उठाए गए कदमों में हमने सूखा क्षेत्र को देखा। किसे देखा बच्चे? सूखा क्षेत्र को देखा, बाढ़ क्षेत्र को देखा, यहाँ तक कि चक्रवात आने वाले क्षेत्रों को भी हमने देखा। तो ये जो कदम शुरू किए गए, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, कहाँ कहाँ किए गए बच्चे? सूखा क्षेत्र को देखा गया, बाढ़ वाले क्षेत्र को भी देखा गया, चक्रवात वाले क्षेत्र को भी देखा गया, वैसे क्षेत्र जहां आग लग जाए वैसे क्षेत्र को भी देखा गया। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। अच्छा, फिर याद रखिएगा बच्चे कि फसलों को क्या लग जाती है? बीमारी लग जाती है। तो बीमारी के लिए फिर क्या हुआ? फसल बीमा कार्यक्रम भी शुरू किया गया। पूरी बात समझ में आ गई? पहले मैं इसे मिटा दूं बच्चे, ये सीख चुके हैं आप, ठीक है। और देखिए और भारत सरकार ने क्या किया ना, याद रखिएगा कि फसलों की बीमारी के लिए, फसलों की
बीमारी के लिए फसल बीमा कार्यक्रम भी शुरू किए गए। क्या शुरू किए गए बच्चे? फसल बीमा कार्यक्रम भी शुरू किए गए, ताकि किसान को फसल का बीमा हो जाए। और अगर फसल का बीमा हो जाए तो किसान को क्या हो जाएगी? फसल को बीमारी लगने की क्या होगी बच्चे? नुकसान होगी। फिर याद रखिएगा कि किसानों को कम दर पर ऋण दिए गए। याद रखेंगे बच्चे, कम दर पे फिर किसानों को क्या दिए गए? ऋण दिए गए। और इसके लिए बच्चे ग्रामीण बैंक, समझ सकते हैं, इसके लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं बैंकों की स्थापना हुई। बैंकों की स्थापना हुई। तो हम देख सकते हैं बच्चे कि फसलों को बीमारी से बचाने के लिए फसल बीमा कार्यक्रम शुरू किया गया, कम दर पर किसानों को ऋण दिया गया। इसके लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और बड़े पैमाने पर बैंकों की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है बच्चों, फिर हमने इसके बाद देखा कि सरकार ने क्या किया, अलग अलग और काम किया, वो भी देखे। पहले मैं इसे मिटा दूं बच्चे, आप सीख चुके। ठीक है, चलिए। तो हमने देखा कि किस तरीके से फसल बीमा कार्यक्रम शुरू हुई, कम दर पर ऋण दिया गया, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक और बड़े पैमाने पर बैंकों का क्या किया गया? स्थापना हुई। यहां तक क्लियर बच्चे? अच्छा, फिर याद रखिए, भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू किया। इस बात को याद रखिएगा कि और भारत सरकार ने क्या शुरू किया? तो भारत सरकार ने शुरू किया बच्चे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाने लगा और क्रेडिट कार्ड पर भी किसान जो है बैंकों से कुछ ले सकते थे। क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखिएगा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की गई सब किसानों के लिए। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना क्या शुरू हुआ? फिर बच्चे किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना तक किसानों के लिए शुरू हुई। और साथ ही साथ आकाशवाणी का प्रयोग किया गया बच्चे। आकाशवाणी का मतलब क्या होता है? रेडियो। फिर दूरदर्शन पर मौसम की जानकारी भी दी जाने लगी। तो हमने देखा बच्चे कि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर मौसम की जानकारी दी जाने लगी, ताकि किसानों को मौसम की पूरी जानकारी मिले, जिससे किसान अपनी खेती को और अच्छे से कर पाए, ताकि उनको खतरा कम से कम हो, यानी मौसम के उतार चढ़ाव से उनकी फसल बचे। अच्छा, फिर सरकार ने क्या किया कि किसानों के उपज के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की बात की। याद रखिएगा कि बच्चे किसानों के उपज के लिए और सरकार ने क्या किया? न्यूनतम सहायता मूल्य। इसका मतलब है कि न्यूनतम सहायता मूल्य पर किसान क्या करती थी बच्चे? किसानों से उनकी फसल खरीदती थी, जैसे चावल हो और गेहूं हो। तो हमने देखा कि किसानों के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की भी बात की गई बच्चे। इसी मूल्य पे सरकार क्या करती है? किसानों से फसलें खरीदती है। और साथ ही साथ अलग अलग फसलों के लिए भी सरकार ने क्या किया? लाभदायक खरीद मूल्य की घोषणा की। याद रखिएगा, अलग अलग फसलों के लिए भी सरकार ने लाभदायक खरीद मूल्य की घोषणा भी की। लाभदायक खरीद मूल्य की घोषणा की। इससे किसानों को यह फायदा हुआ कि सरकार जो है अब अपने दर पर उनसे फसलों को खरीदेगी, जिससे क्या होगा कि किसानों को एक नियमित आय की प्राप्ति हो जाएगी, उन्हें भटकने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी बात समझ में आई बच्चे? ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट में हमें सीखना है बच्चे कि कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। इसका मतलब अब हमें कृषि का योगदान पढ़ना है। किसमें बच्चे? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, राष्ट्रीय रोजगार में और उत्पादन में। क्लियर है? मैं इसे मिटाऊं, ये सीख चुके हैं बच्चे? ठीक है, चलिए अब जरा कृषि का योगदान पढ़ना हम शुरू करते हैं बच्चे। हमारा अगला पॉइंट है कृषि का योगदान।
कृषि का योगदान। ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। मैंने अभी क्या बताया आपको कि कृषि का योगदान हमें किस में देखना है बच्चे, याद रखिएगा। कृषि का योगदान हमें देश की अर्थव्यवस्था में देखना है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में देखना है, रोजगार में देखना और उत्पादन में भी देखना है। एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी क्या है बच्चे, वो कृषि है। इस बात को हमें याद रखना है कि बच्चे कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है। तो आप समझ सकते हैं बच्चे कि कृषि कितनी महत्वपूर्ण चीज है, अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी। तो हमने देखा कि जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था के रीढ़ की क्या है बच्चे, हड्डी है, जिससे पता चलता है कि वाकई कृषि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही मजबूत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चे कि देश के सकल घरेलू उत्पादन में, देश के सकल घरेलू उत्पादन में इनका योगदान घटा है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि देश के सकल घरेलू उत्पादन में हम ये देखते हैं कि कृषि का योगदान क्या है, घटा हुआ है। और याद रखेंगे कि 1951 से 2010-11 के बीच, अगर आप 1951 से 2010 और 2011 के आप बीच देखते हैं बच्चे, तो हम ये देख रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पादन में क्या है, कृषि का योगदान घट रहा है। और याद रखिएगा फिर भी 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का ये क्या है, साधन थी। इस बात को हमें ये भी याद रखना है बच्चे कि 52% जनसंख्या के लिए कृषि क्या था बच्चे, तो रोजगार एवं आजीविका का साधन था, आजीविका का साधन। तो हम समझ सकते हैं बच्चे कि 52% जनसंख्या कम नहीं होती है। तो इस बात को याद रखिएगा सभी लोग कि कृषि जो है किसी भी देश की या भारत देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हालांकि सकल घरेलू उत्पादन में इनका योगदान क्या हुआ है, कम हुआ है बच्चे। और 2051 से 2010-11 के बीच हम ये भी देखा हमने कि 52% जनसंख्या की कृषि जो क्या थी, कृषि उनके बच्चे रोजगार और आजीविका का क्या था, साधन था। तो हम इससे समझ सकते हैं कि कृषि कोई साधारण चीज उस समय नहीं थी। उस समय क्या बच्चे, आज भी कृषि का महत्वपूर्ण एक योगदान है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में। एक चीज याद रखिएगा बच्चे, अब ये हमारे लिए जो घटता अंश है ये चिंता का गंभीर विषय है। इसका मतलब है कि इसका योगदान क्या घट रहा है, घट रहा है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि इनका योगदान जो घट रहा है, जो घटना है, वो चिंता का विषय है। चिंता का कैसा है विषय बच्चे, गंभीर विषय है। सोचने की बात है कि हमारे अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है। तो अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी होने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि इनका देश के सकल घरेलू उत्पादन में योगदान क्या है बच्चे, बहुत ही कम है। इसका मतलब है वाकई जो योगदान घट रहा है, इसका मतलब ये घटना क्या है बच्चे, चिंता का गंभीर विषय है। और इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, इसके आधुनिकीकरण के कई प्रयास किए। याद रखिएगा कि भारत सरकार ने फिर इसके आधुनिकीकरण के क्या किए, प्रयास भी किए। हमें देखना है बच्चे कि आखिर भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के क्या क्या प्रयास किए। पहले मैं इसे मिटा दूं, आप ये सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चे कि भारत सरकार ने क्या क्या इनके आधुनिकीकरण के क्या किए हैं, विकास किए, कदम उठाए हैं, इनके विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, ठीक है। चलिए यहां देखिए, भारत सरकार ने विकास के कई प्रयास किए हैं। याद रखिए कि भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास से क्या किए हैं बच्चे, कई प्रयास किए हैं, क्योंकि ये गंभीर विषय था हमारे चिंता का कि सकल घरेलू उत्पादन में क्या है, इनका योगदान घटा हुआ है। तो याद रखिए इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बनाया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान
परिषद बनाया गया। याद रखिए बच्चे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि में नए नए अनुसंधान की बात करता है, उनके लिए केयर करता है। तो आपने देखा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बनाया गया। फिर याद रखिए कई कृषि विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई। तो हमने देखा कि कृषि विश्वविद्यालय भी बनाए गए। तो याद रखिएगा कि कई कृषि विश्वविद्यालय भी बनाए गए ताकि यहाँ पर कृषि से रिलेटेड सारे बच्चों को क्या एक एजुकेशन दे, एक शिक्षा दिया जाए। तो हमने देखा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बनाया गया, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ पशुओं का भी बहुत ही महत्व है। तो पशुओं के चिकित्सा सेवा भी शुरू की गई। याद रखिए पशु चिकित्सा सेवा शुरू किया गया, पशु चिकित्सा सेवा शुरू किया गया। और एक चीज याद रखिएगा कि उन्नत नस्ल के पशुओं के लिए पशु प्रजनन केंद्र भी बनाए गए। हमें इस बात को भी केयर करना है, क्या बनाए गए बच्चे, फिर पशु प्रजनन केंद्र भी बनाए गए ताकि पशुओं की जनरेशन को आगे बढ़ाया जाए, उन्नत किस्म को लेकर साथ चला जाए। देखा गया क्या बच्चे, तो पशु प्रजनन केंद्र भी बनाए गए। ठीक है, फिर याद रखिएगा बागवानी मिशन को भी, बागवानी विकास किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जी और फल की खेती होती है, तो याद रखिएगा कि बागवानी का भी क्या हुआ, किया गया बच्चे, विकास किया गया, बागवानी विकास किया। अच्छा, इसके बाद सभी लोग केयर कीजिएगा, सहायिकी कम की गई। याद रखिएगा बागवानी विकास किया गया और मौसम विज्ञान को भी क्या की गई, वरीयता दी गई। मौसम विज्ञान को क्या किया गया, वरीयता दी गई ताकि लोगों को मौसम की अगर सही जानकारी होगी तो लोग जो है अपना कृषि पर सही से उत्पादन कर सकेंगे। तो देख सकते हैं बच्चे कि भारत सरकार ने विकास के लिए कृषि के कई प्रयास किए। आप देख सकते हैं उसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की, कई कृषि विश्वविद्यालय भी खोले गए बच्चे, पशु चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई, पशु प्रजनन केंद्र खोले गए, बागवानी विकास किया गया और मौसम विज्ञान को भी वरीयता दी गई ताकि भारत में मौसम की विविधता है बच्चे, जलवायु की विविधता है, तो सबको ध्यान में रख करके उत्पादन किया जा सके। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, लेकिन बच्चे याद रखिएगा इसके साथ भी बहुत कुछ थी चीजें जो कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रही थी। याद रखेंगे बच्चे कि वर्तमान में प्रॉब्लम यह है कि आजकल ये देखा जा रहा है कि भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि वर्तमान में अब ये देखा जा रहा है कि जो किसान हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा यानी इंटरनेशनल कंपटीशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का क्या किया जा रहा है बच्चे, सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसको समझना शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि वर्तमान में किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चे ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम आजकल क्या देख रहे हैं कि किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है बच्चे, यानी विभिन्न देशों में कृषि के उत्पाद दिए जा रहे हैं और उन सब का क्या करना पड़ रहा है, हमें सामना करना पड़ रहा है। ये भी अपने आप में क्या है, एक चुनौती है। अब देखिए अब यहाँ प्रॉब्लम क्या क्या हुई बच्चे कि सरकार ने क्या किया कि कृषि में सिंचाई, सिंचाई में, ऊर्जा में, ग्रामीण सड़क में, मंडी में, मशीनों के प्रयोग में पूंजी के निवेश को कम कर रही है। इसका मतलब है प्रॉब्लम होगा। तो याद रखना है कि बच्चे प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है कि सरकार जो है कृषि आगतों में, मतलब कृषि में पूंजी को कम कर रही है। यह भी प्रॉब्लम है बच्चे, सरकार क्या कर रही है, पूंजी को कम कर रही है, यानी कि जो सिंचाई में पूंजी थी उसे कम कर रही है, उर्वरक में, बिजली में,
मंडी में, सड़कों में, ऐसी चीजें जो कृषि को विकास पहुंचा सकती है, उसमें सरकार क्या कर रही है, उनमें पूंजी की जो लागत थी उस पूंजी की लागत को क्या कर रही है, कम कर रही है। और याद रखिएगा रासायनिक उर्वरक में जो सरकार सहायकी देती थी उसे भी कम कर रही है। इसका मतलब हो गया कि उर्वरकों में सहायकी को भी क्या कम कर रही है बच्चे, कम कर रही है। उर्वरकों में सहायकी कम कर रही है। तो देख सकते हैं ये चीजें कहीं ना कहीं किसानों को परेशान तो करेगी ही करेगी। तो हमने ये देखा बच्चे कि एक तो किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद सरकार कृषि में पूंजी को कम कर रही है, जैसे सिंचाई में, उर्वरक में, बीज में, सड़कों में, मंडी में, ऐसी चीजों में पूंजी कम कर रही है। अच्छा, उर्वरकों में जो सहायता देती थी सरकार उसे भी क्या कर रही है, कम कर रही है। तो बच्चे अगर सहायकी सबको कम करेगी तो क्या उत्पादन लागत नहीं बढ़ जाएगा? तो याद रखिएगा कि इन सब का प्रभाव ये पड़ रहा है बच्चे कि किसानों की उत्पादन लागत क्या हो रही है, बढ़ रही है। और याद रखिएगा बच्चे अगर उत्पादन लागत बढ़ेगी तो वस्तु क्या होगी, महंगी होगी, और अगर महंगी हो गई तो फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी, क्योंकि दूसरे देश क्या करेंगे, सस्ता माल बाजार में उतार देंगे और लोग ज्यादातर महंगे माल से अच्छा सस्ते माल को खरीदने में अपनी रुचि रखते हैं। क्लियर है बच्चे? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि कृषि उत्पादों के आयात पर कर भी घटा रही है, तो ये भी तो गलती हो रही है। तो हमने देखा कि कृषि उत्पाद के आयात पर, कृषि उत्पाद के आयात पर कर कम कर रही है। तो बच्चे आप जरा सोचिए कि अगर आप कृषि की वस्तु के आयात पर अगर आप कर को कम कर देंगे, इसका मतलब है वस्तु और सस्ती हो जाएगी। तो अच्छी चीज अगर सस्ते में मिले तो फिर कोई महंगी चीज क्यों ले? यानी भारत की जो कृषि फसल है उनकी कीमत बढ़ जाएगी और आयात होने वाली फसलों की कीमत क्या होगी, घट जाएगी, और भारत के लोग फिर घटी वाली चीज को लेंगे। तो कहीं ना कहीं कृषि अर्थव्यवस्था पर ही तो बुरा असर पड़ेगा, किसानों को ही तो घाटा होगा, क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ जाएगी तो फिर उनकी बिक्री नहीं होगी, और बिक्री नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आय अवसर, रोजगार अवसर बच्चे, ये दोनों चीजें क्या होंगी, उनकी प्रभावित होंगी, नकारात्मक हो जाएंगी। क्लियर है? अच्छा, चलिए यहां तक तो हमने सीख लिया। अब जरा सोचिए अगर ऐसा करेंगे तो भाई सिंपल सी बात है कि कृषि में रोजगार भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी आपसे कहा था ना बच्चे मैंने कि आय एवं रोजगार दोनों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आय एवं रोजगार कम हो जाएगी। तो सोचिए बच्चे कि कितनी परेशानी है कि अगर ऐसी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र को क्या पहुंचेगा, नुकसान ही पहुंचेगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो हमने देखा कि किस तरीके से कृषि क्षेत्र को क्या कहा जा रहा है, एक तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।